Hello students, very good morning. Welcome to my channel PrepPG Chemistry. In this video session we are going to discuss the order of reaction and the molecularity of the reaction. Okay, so let us start. The order of the reaction. So let us consider general reaction where A and B combine together and form a product. Balance the equation. The coefficient of A is alpha and the coefficient of B is beta. So according to the rate law, the rate expression is rate equals to R and it is equals to K into A to the power X and B to the power Y, where the X, the order of reaction with respect to A, and Y, the order of reaction with respect to B. The overall order of the reaction is X plus Y. Okay, here you have to always remember that the value of X and Y is the experimental value, it's not the theoretical value. तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि x एंड y जो है ये क्या है, ये थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट द थियोरेटिकल वैल्यू. ओके, दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द थियोरी, रादर दे आर व्हाट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ये जो है एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं, यानी कि हम लोग इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. तो इनका जो वैल्यू है x और y का, ये आपको ध्यान रखना है कि x y जो है एक्सपेरिमेंट से फाइंड होता है, और साथ साथ x और y यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन और जीरो और एनी इंटीजर. यानी कहने का मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो K जो है ये क्या है, तो K इज रेट कांस्टेंट. ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर reaction at a given temperature K is always constant. K is always constant. That means the value of K does not alter with the change in the concentration or the amount of the reactant. यानी कि K का वैल्यू जो है ये फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होता है. ठीक है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और रिएक्शन टू रिएक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे K की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये क्या होगी, K कांस्टेंट होगा. अब देखो यहां से रेट और कांस्टेंट K में रिलेशन, अगर कांस्टेंट का वैल्यू हाई है तो रेट जो होगा ये हाई होगा।
अगर के कांस्टेंट का वैल्यू लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये भी क्या होगा, लो होगा। तो यहां ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट पे रेट की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे रेट कांस्टेंट का वैल्यू हायर होगा तो फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा, और अगर इसका वैल्यू लोअर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हमारा लो होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कंसंट्रेशन के वैल्यू के चेंज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करती है। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट depends on the order of reaction। तो यहां से हम लोग रेट कांस्टेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर के थ्रू रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमेशा याद रखना है। ऑर्डर इज व्हाट, इट इज ऑलवेज experimental value। That means we can find the order of the reaction, either it is elementary reaction or it is complex reaction। It is always a experimental value, यानी कि हम लोग थ्योरी से theoretically इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, तब जाकर के ये क्लियर होगा कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां गिवन है 2NO combines with H2 and form N2 plus H2O। तो अब यहां देखें हम लोग कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम लोग रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखे, रेट R इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K, और यहां से हम लोग लिख दें NO टू द पावर 2 एंड H2 टू द पावर 2। तो यहां हम लोग देखें तो ये जो है ये तो हम लोगों ने कोफिशिएंट लिख दिया, यानी कि यहां पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 4 होना चाहिए, लेकिन ये थ्योरेटिकल वैल्यू तो है नहीं। तो फिर हम लोग ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें इन एक्सपेरिमेंटल डाटा का यूज करके और फिर फाइंड करना होगा। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखे, रेट R इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू द पावर X, जो कि ये वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग खुद से कंसिडर कर रहे हैं कि इसका वैल्यू X है। नेक्स्ट देखिए H2 टू द पावर Y। तो ये हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया जो एक जनरल फॉर्म में है। अब हम लोग इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फॉर एक्सपेरिमेंट 1 द वैल्यू ऑफ रेट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहां लिखिए 3 इंटू 10 टू द पावर -5। अब कांस्टेंट K की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम लोग K ले लेंगे। अब यहां से NO कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कितना है, तो ये है 5 इंटू 10 टू द पावर -3। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमारा इक्वेशन A कह दीजिए। ठीक है, सही। तो एक्सपेरिमेंट 2 से हम लोग देखें तो रेट का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर -5। तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट स्टिल K। अब देखो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर
अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इनका पावर भी लिखना है, टू द पावर एक्स, टू द पावर वाई, टू द पावर एक्स, टू द पावर वाई। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फ्रॉम 3 द वैल्यू ऑफ रेट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू के इंटू, आप फिर से देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है 15 इंटू 10 टू द पावर -3, और वाटर का और हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो है 10 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इनका पावर लीजिए x टू द पावर y, ये हमारे लिए b हो गया और ये हमारे लिए इक्वेशन c हो गया। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन मिले, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन से, इन 3 इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लोग इन इक्वेशंस का रेशियो ले लें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले b को डिवाइड करते हैं a से। तो देखिए b को a से डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहां से बचेगा 9 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहां से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहां से देखिए k से k कैंसिल हो गया हमारा, और क्या बच गया, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी कैंसिल हो जा रहा है, तो इधर से दे रहा है 15 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए इसका भी पावर x है और इसका भी पावर y x है, और y जो टर्म है ये y वाला कंसंट्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि वैल्यू सेम है, पावर भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करें तो देखिए यहां से ये दे देगा 3 और ये दोनों कैंसिल। अब देखिए यहां से दोनों के पावर सेम है तो ये 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से क्या हो जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा 3। तो यहां से देखिए ध्यान से क्या दे रहा है, 3 टू द पावर 1, और यहां से क्या दे रहा है 3 टू द पावर x, यानी कि यहाँ पे बेसिस सेम है, और जब दोनों के बेसिस सेम है तो अल्टीमेटली पावर भी सेम हो जाएगा। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 1। सेम कंडीशन फॉर इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम लोग y के लिए देखें इक्वेशन 2 और 3 में, तो आप ध्यान से देखो, मैंने एक टेक्निक लगाया है, आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन a और b में कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन का वो कांस्टेंट है, इक्वेशन बी और सी में देखिए कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कांस्टेंट है। तो हम लोग उन्हीं इक्वेशंस को, एक्चुअली उन्हीं इक्वेशंस का रेशियो लेंगे जहां पे वैरी कर रहे हैं, हम लोगों को x फाइंड करना है तो हम लोग वो वैल्यू ले रहे हैं जिसमें y वाला टर्म जो है कांस्टेंट है और x वाला टर्म वेरिएबल है। फिर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग y के वैल्यू को फाइंड करने के लिए वो इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, x वाले वैल्यू कांस्टेंट है और y वाले वैल्यू वेरिएबल है। तो यहाँ देखो इनका चेंज हो रहा है और इनका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग y के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहले नोट करो। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन बी एंड सी से, हम लोग सी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन बी से। तो देखो क्या मिलेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -5। फिर देखें यहाँ पे K इंटू कंसंट्रेशन, अब देखो N2 का NO का कंसंट्रेशन कितना है, 15 इंटू 10 टू द पावर -3, और H2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहां से आ जाइए फिर क्या है, तो K इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो इनके पावर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे x है, ये x है, और ये y है, और ये y है। तो यहाँ ध्यान से देखें हम लोग, तो ये दोनों कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे,
ये दोनों वैल्यू भी कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। वेरिएबल कहाँ है? इन दोनों टर्म में। ठीक है, यहां से देखें हम लोग, तो यहां से कैंसिल करें तो ये देखो, ये 10 टू द पावर -5 और ये 10 टू द पावर -4, ये कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 और 0.4 इंटू 10 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। तो 4 इक्वल्स टू, यहाँ देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का पावर सेम है। अब बेस देखते हैं, बेसेस सेम है तो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? तो 10 अपॉन 2.5 टू द पावर, तो होल टू द पावर y। अब यहां से देखें, इन दोनों को कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया? 4 इक्वल्स टू 4 टू द पावर y। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 का पावर 1 है और यहाँ 4 का पावर y है। दैट मीन्स द बेसेस आर सेम, सो देयर पावर्स आर आल्सो सेम। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया? ये भी 1 आ गया। तो x का वैल्यू भी 1 आया और y का वैल्यू भी 1 आया। तो अब हम लोग देखें हमारा जो रेट एक्सप्रेशन है, तो रेट एक्सप्रेशन, रेट r इक्वल्स टू क्या दे रहा है? तो कांस्टेंट k इंटू NO, और NO का पावर क्या आया? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का पावर, x का वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोग 1 लाए तो 1 हो गया, और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का भी क्या आ गया? 1 आ गया। अब थोड़ा कंपेयर करो, तो हम लोगों ने इक्वेशन से डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा था, रेट एक्सप्रेशन, तो देखो यहाँ भी पावर 2 आया था और यहाँ भी पावर 2 आया था, और ये दोनों तो अलग आ रहे हैं। यहां अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO क्या दे रहा है? 1, विथ रेस्पेक्ट टू H2 क्या दे रहा है? 1, और ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर देखो क्या आ रहा है? ये भी आ रहा है हमारा 1 + 1 यानी कि 2। तो यहां से हम लोग देखें तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर 2 ही आ रहा है, लेकिन यहां पे हम लोग देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 आ रहा है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, थियोरेटिकली लिखते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइम में जब हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन ले रहे हो तो वहां पे ऑर्डर इक्वल हो जाए किसके? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करना होगा? ऑर्डर के वैल्यू को फाइंड करना होगा, क्योंकि ऑर्डर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए अब इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं द रिलेशन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए पहले नोट कर लीजिए। करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें एक जनरल इक्वेशन, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट दैट इज कंसिडर द ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज n। तो हम लोग यहां कंसिडर कर लिए कि ये nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या देता है? रेट R इक्वल्स टू कांस्टेंट K इंटू A, nth ऑर्डर है तो टू द पावर n। अब यहां से हम लोग यूनिट्स देखें, तो देखो यहां से क्या होता है? R का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और देखो A कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो यहां से इनके वैल्यू रखो तो देखो क्या देगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू K इंटू मोल पर लीटर। अब इसको टू द पावर n, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट साइड भेजते हैं। तो देखो यहां से क्या देगा? K मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n, और साथ में पर सेकेंड दिए। अब देखो यहाँ पे इसका पावर n है और इसका पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा बेसेस सेम है तो हमारा रिलेशन क्या दे देगा? मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू देखें तो n देखें, तो यहां से हम लोग n इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं? 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से जीरोथ ऑर्डर होगा, तो जीरोथ ऑर्डर के लिए अब क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के देखें हम लोग, तो यूनिट ऑफ के देखो यहां से क्या हो गया, n की वैल्यू 0 हो गई तो ये 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखें हम लोग इफ n इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 1, तो अब ये क्या देगा, यूनिट ऑफ के देखो क्या देगा, ये देगा मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकेंड। तो यहां से जब हम लोग देख रहे हैं मोल पर लीटर, तो यहां से देखें तो पावर क्या हो गया 0, और किसी भी टर्म का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या जाता है 1, यानी कि इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगा पर सेकेंड। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा क्या होता है, यूनिट पर सेकेंड होता है। अगर इसको हम लोग आवर में चेंज करें तो पर आवर होगा, अगर इसको हम लोग डे में चेंज करें तो पर डे होगा, अगर हम लोग ईयर में चेंज करेंगे तो पर ईयर होगा, यानी कि ये क्या हो गया, तो टाइम इनवर्स हो गया इसका डायमेंशन। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अगर यहां पे हम लोग n इक्वल्स टू 2 ले फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये देखो क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 2 पर सेकेंड। अब देखो यहां से वैल्यू क्या दे देगा, मोल पर लीटर, और देखो यहां से करोगे तो क्या दे देगा -1 पर सेकेंड, यानी कि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका पावर -1 हो जाएगा, यानी कि यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका पावर +1 है तो -1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या दे देगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये हो जाता है यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, क्वेश्चन में क्या देगा, तुम्हें यूनिट दे देगा और कहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो। तो बस आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यूनिट को इक्वल कर लेना है और फिर उनके पावर्स को इक्वल करके सॉल्व कर लेना है। आप आसानी से क्या करोगे, ऑर्डर को फाइंड कर लोगे। चलो इतना नोट करो। तो हम लोग इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है, जहां हमें गिवन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो ये क्या गिवन है, L2 मोल पर -2 पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आ गया, तो यहां से हमें यूनिट ऑफ के मिल गया। गिवन है क्वेश्चन में L⁻², दैट इज लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो nth ऑर्डर के लिए हमारा यूनिट क्या था, तो ये था मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। तो अब देखो ये दोनों ही यूनिट ऑफ के है, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहां से क्या देगा, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। और यहां से क्या देगा, इसको चेंज करके लिखो, तो ये क्या देगा, मोल पर लीटर टू द पावर -2 इंटू पर सेकेंड। तो अब देखो बेसिस सेम है तो इनके पावर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से हम लोग देखें तो क्या दे रहा है, 1 - 2 इक्वल्स टू 1 - n इक्वल्स टू -2। यहां से सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या देगा, n इक्वल्स टू 1 + 2 इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 3, यानी कि ये रिएक्शन जो है ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इस तरह से अगर आप
रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K इंटू A टू द पावर 3। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रेट कांस्टेंट। और यहां से हम लोग रेट कांस्टेंट यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूज करके, यूटिलाइजेशन करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलिटी। मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो देखो मॉलिक्यूलिटी जो है एक्चुअली ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, वो कहां से मिलता है, तो वो कहां से मिलता है, मॉलिक्यूलिटी से। दी theoretical concept of chemical kinetics is what is molecularity। तो ये होता है मॉलिक्यूलिटी, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू से मॉलिक्यूलिटी फाइंड कर सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बेसिक चीज ध्यान रखना है। अब देखो मॉलिक्यूलिटी होता क्या है, तो कहता है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, यानी रिएक्शन के लिए एक दूसरे के बीच कोलिजन होता है, उन्हीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलिटी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, the reaction takes place due to the collision between the molecules of the reactant। यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और उन्हीं की कोलिजन से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब यहां से क्या कहता है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल taking part chemical reaction is called molecularity। तो यहां से मॉलिक्यूलिटी कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है मॉलिक्यूलिटी है। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ एट अ टाइम कोलाइड करते हैं, लेकिन एक साथ 4 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन जो है ये रेयर है, वेरी रेयर है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी की जो वैल्यू होती है, मॉलिक्यूलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज रेयर। ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि एक साथ एक रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कभी भी कोलाइड नहीं करते हैं, ऐसा होना ही बहुत ही रेयर है। ठीक है, मैक्सिमम 3 मिलता है, 4, 5, 6 जो है ये रेयर होता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मॉलिक्यूलिटी जो है 0 नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। तो यहां से ध्यान रखिए, मॉलिक्यूलिटी is not 0, negative और फ्रैक्शनल। यानी कि ये जो है ये निगेटिव, 0 या फ्रैक्शनल नहीं होते हैं। इनके वैल्यू क्या हो सकते हैं, तो हमेशा इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 ही मिलना बहुत ही रेयर होता है।
तो मैक्सिमम हमें हमेशा क्या मिलेगा 1 2 3 4 मॉलिक्यूलिटीज के वैल्यू मिलेंगे। तो ये वैल्यू हो जाते हैं मॉलिक्यूलिटी। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है मॉलिक्यूलिटी जो है ये अगर हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप लिख रहे हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे होते हैं वही उनका नंबर जो है आपको क्या हो जाता है मॉलिक्यूलिटी हो जाता है। जैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्री रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ए और बी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मॉलिक्यूलिटी सीधा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा रिएक्शन फाइंड करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि वो एलिमेंट्री स्टेप जिसपे क्या हो रहा है रिएक्शन के रेट डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन के स्टेप में लिखते हैं, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे पहले उनके स्टेप वाइज प्रोसेसेस लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा रिएक्शन हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं हम लोग उनके स्टेप्स ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये फाइंड करते हैं कि किस स्टेप पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, यानी कि कौन सा स्टेप जो है स्लोएस्ट स्टेप है, और फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। और उसी स्टेप से हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां पे एक्चुअली क्या है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है और आप जाकर के वहां पे क्या कर रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस टर्म होता है। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उस एलिमेंट्री स्टेप पे जिसपे कि रिएक्शन का ओवरऑल रेट डिपेंड करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि एक रनिंग कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो रनिंग कंपटीशन में एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रिले रनिंग, रिले दौड़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन यहाँ होता है, दूसरा यहाँ रहता है, कुछ गैप के बाद फिर तीसरा एक दूसरे गैप पे होता है। अब पहला दौड़ के आता है और इसको टच करता है, फिर ये दौड़ना शुरू करता है, फिर अगले को टच करता है। तो यहाँ पे देखो तो गोल पोस्ट तक पहुंचने के लिए ये तीनों पर्सन दौड़ेंगे। जो लास्ट वाला है वो जाकर के उसको क्या करेगा, जो लास्ट पर्सन है वो जाकर के अगर टच कर देता है तो फिर क्या हो गया, आप विनर हो सकते हैं अगर सबसे पहले टच करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या कंडीशन है, आपने पहले जगह पे क्या किया, एक बहुत ही फास्टेस्ट रनर को लगा दिया, जैसे मान लीजिए उसेन बोल्ट को लगा दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ पे आप खुद खड़े हैं और यहाँ पे फिर एक बहुत फास्ट रनर खड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये तेजी से आएगा, आपको टच करेगा। अब आपकी बारी है, तो जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी तेजी से वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप ना तो उसेन बोल्ट की तरह दौड़ पा रहे हैं और ना जो थर्ड पर्सन आगे अवेलेबल है उसकी तरह तेज दौड़ पा रहे हैं। या हो सकता है आप दौड़ते गए और फिर क्या हुआ, आपका शूलेस खुल गया और आप वहां पे गिर गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप रेस हार जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि आपने उसेन बोल्ट को भी लगाया, एक फास्टेस्ट रनर को भी लगाया, तो भी आप क्या हो गए, रेस हार गए। यानी कि ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, यहाँ पे रनिंग का जो रेट है, रनिंग का जो स्पीड है, वो उसेन बोल्ट पे नहीं, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना फास्ट जाकर के वहां पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, अगर कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि दूसरे स्टेप जो है कितने भी फास्ट हो इससे कोई मतलब नहीं है, जो स्लोएस्ट स्टेप है वही क्या करता है, टोटल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, और इसीलिए हम लोग इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे और वहां पे देखते हैं कि मॉलिक्यूलिटी का मतलब क्या होता है और कैसे हम लोग मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलिटी एंड दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था
कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है ये आपको टेक्स प्लेस होते हैं, यानी कि इनके पास एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, ठीक है। और ये जो है इनको हम लोग एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, और एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक। अब जब हम लोग इनका स्टडी करते हैं स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है ये मोर देन वन स्टेप में होता है, और इन स्टेप्स को हम लोग एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग इन एलिमेंट्री प्रोसेसेस को स्टेप वाइज देखते हैं तो अब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इनमें जितने भी एलिमेंट्री प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग रेट से होते हैं, अलग अलग प्रोसेस से होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से क्या होगा, जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो चाहे कॉम्प्लेक्स ही क्यों नहीं हो, अलग अलग स्पीड से ही क्यों नहीं चल रहा हो, लेकिन उसका जो ओवरऑल रेट होगा वो इस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दी ऑल स्टेप्स डिपेंड्स ऑन दी स्लोएस्ट स्टेप। यानी कि बाकी जो है ये सब के सब वेट करते हैं कि ये कब फिनिश हो रहा है, ये किस रेट से चल रहा है, तो उनके रेट भी इसी पे क्या जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ देखो मॉलिक्यूलिटी के केस में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है कि मॉलिक्यूलिटी जो है ये आपको ओवरऑल पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी ओवरऑल मॉलिक्यूलिटी इज व्हाट, मीनिंगलेस। यानी कि इन सब का जो मॉलिक्यूलिटी है इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टेप पे डिपेंड करता है जो क्या कर रहा है, रेट को डिटरमाइन कर रहा है। यानी कि मॉलिक्यूलिटी जो है ये सिंपली क्या होगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट विल बी दी योर मॉलिक्यूलिटी। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, इनके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स लिखने के बाद हम लोगों को देखना है कि कौन सा स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग है, सबसे स्लोएस्ट है। उसमें हम लोगों को ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन को, वो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज याद रखिए कि एलिमेंट्री स्टेप में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है और मॉलिक्यूलिटी होती है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस और एलिमेंट्री स्टेप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस आर सेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज एक और बेनिफिशियरी हो जाता है कि यहाँ पे ये दोनों जो है कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शंस के, यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, उन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहले इनको नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए इसको नोट कीजिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे नोट देकर के लिख रहा हूं, इन अ गिवन elementary process, the order or and molecularity of the reaction are equal। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें यहां पे एलिमेंट्री प्रोसेस और रिएक्शन, ओके। फिर देखें हम लोग मॉलिक्यूलिटी, ऑर्डर एंड रेट लॉ। तो हम लोग अब देखते हैं। तो हमारा देखो पहला रिएक्शन है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगा 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1। रेट लॉ देखे तो रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें
नेक्स्ट देखें तो ये है 2A, यहां से दे रहा है प्रोडक्ट P, तो मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट K इंटू A⁻²। अगर ये जो है रिएक्टेंट्स दोनों अलग अलग हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A+B, और यहाँ से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फिर देखो यहाँ अभी भी मॉलिक्यूलिटी 2 होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, और R क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट K इंटू A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये हमारा A 3A हो जाए तो प्रोडक्ट हो जाएगा P, तो यहां से क्या हो जाएगा 3, मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर दोनों 3, R क्या हो गया, तो ये हो गया K⁻3। या फिर अगर हम लोग इसको दो टर्म में लिखें 2A+B प्रोडक्ट, तो यहां से भी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी 3 होंगे, और रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K A⁻² एंड B⁻1। या फिर हम लोग 3 मॉलिक्यूल अलग अलग ले सकते हैं A+B+C, और ये देगा प्रोडक्ट, यहाँ भी मॉलिक्यूलिटी 3 होगी, ऑर्डर 3 होगा, और रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B इंटू कंसंट्रेशन C। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये सब के सब एलिमेंट्री प्रोसेस है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। एलिमेंट्री प्रोसेस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो मॉलिक्यूलिटी है दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट जो है उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये डायरेक्टली उन पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये सब के सब एलिमेंट्री प्रोसेस है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपको कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, और रेट एक्सप्रेशन भी हम लोग डायरेक्टली लिख पाते हैं। लेकिन यही अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो फिर हम लोगों को दूसरे मेथड से, दूसरे प्रोसेस से स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिख करके हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी फाइंड करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।